तो मैं थोड़ी जानना चाहती हूँ अरफा जी की जो सोशल मीडिया से अब जिस तरह से पत्रकारिता में बदलाव आया है, कुछ सालों से मीडिया भी सोशल मीडिया में इतना ज्यादा है, अनेक तरह की आवाजें, पहचान, वीडियो वायरल होते हैं, फोटो वायरल होती है, और जिस तरह से लोग अपनी अपने ही स्टोरी को और कंटेंट को ज्यादा पॉपुलर बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ध्यान किस तरफ जा रहा है, किस तरह का अनुभव रहा है आपको सोशल मीडिया और पत्रकारिता को लेकर के? आपका सवाल बहुत जायज है, क्योंकि देखिए, मैं किसी भी चीज को, किसी भी नीति को, राजनीति को, इसे इत्तेफाक कहिए या मेरी परवरिश कहिए या मेरी द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, मैं हमेशा मार्जिनलाइज के नजरिए से देखती हूँ। जब भी मुझे कोई बताने की कोशिश करता है तो मैं देखती हूँ कि महिलाओं के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, दलितों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आदिवासियों पे क्या असर पड़ेगा। हमेशा मैं देखती हूँ सोशल मीडिया, जैसे आपने पूछा लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जैसे भी कर रहे हो, लेकिन दलित लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आदिवासी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुस्लिम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाएं कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो मैंने इसीलिए इसको देखने की कोशिश की कि मुझे लगता है सोशल मीडिया एक बड़ा, एक इस शब्द का अगर मैं इस्तेमाल कर सकूं, एक बड़ा बैटल ग्राउंड, 21st सेंचुरी का एक बड़ा पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, एक सियासी जंग का मैदान है, जिसमें जो पारंपरिक रूप से जिन लोगों के पास पैसा रहा, राजनीति में सत्ता रही उनके पास, और उनके पास अर्थ भी रहा, हर चीज उनके पास थी, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कब्जा कर लें इस मीडियम पे। लेकिन हालांकि सोशल मीडिया का पूरा मकसद ये था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हम सूचना का लोकतांत्रिकरण कर पाए, ताकि सिर्फ 4 टीवी चैनल ऐसे ना हो जिसपे बाहर दरबान बिठा दिए गए हों कि सिर्फ हम ही बताएंगे आपको क्या सूचना जनता के पास जाएगी। सोशल मीडिया इतना एक तरह का सशक्तिकरण करता है लोगों का कि आप देखिए कविता जी, आपके पास सिर्फ एक डिवाइस होनी चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो, हम और आप कोई भी ब्रॉडकास्टर बन सकते हैं। तो एक तरह के सशक्तिकरण के लिए बना था काफी हद तक, जिसका इस्तेमाल सही भी हुआ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि भारत के मुसलमानों, भारत के दलितों, भारत के किसानों की आप बात देखें, यहाँ जबकि पत्रकारिता इस स्तर की हो रही है, जहां भरे मंचों से लोग ये कहते हैं कि हम मुसलमानों का नरसंहार करेंगे, 10 लाख लोगों को मारने की जरूरत है, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार हम करेंगे, भरे मंचों से खड़े होकर वो बोलते हैं, तो जो देश का मुसलमान है वो सोशल मीडिया पर अपने जेनोसाइड की इस पूरी प्रक्रिया को अनफोल्ड होते हुए देख रहा है। वो उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को वो अपनी टाइमलाइन पर देख रहा है। जब मुस्लिम औरतों के खिलाफ हिंसा और गालियां और इस तरह की तमाम चीजें होती है, मेरी टाइमलाइन पर मुझे टैग करके बाकायदा बताया जाता है कि मेरे साथ वो क्या क्या करना चाहते हैं। इस सब को मैं अपनी टाइमलाइन पर लगातार हर रोज अपने साथ ये अत्याचार होता हुआ देख रही हूँ। मैं एक मजबूत महिला हूँ, मेरे पास एक आवाज है, एक ऐसा मेरे पास मेरे फॉलोवर्स हैं 1 मिलियन से ज्यादा, मैं एक पत्रकार हूँ, सीनियर एडिटर हूँ एक न्यूज प्लेटफॉर्म की। मुझे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं बात कर रही हूँ उन लड़कियों की, उन लोगों की जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको सिर्फ अपने परिवार, अपनी नौकरी और अपनी भलाई सिर्फ देखते हैं वो लोग। उनकी टाइमलाइन पे जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया किस तरह से यूज हो रहा है बाय द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ऑफ इंडिया, इट्स अ मिक्स पिक्चर, इट्स अ मिक्स बैग। और क्योंकि इंडिया में रिलीजियस हेट्रेड के साथ साथ कास्ट बेस्ड हेट्रेड भी बहुत है, तो मुझे थोड़ी सी कास्ट बेस्ड ट्रोलिंग भी बहुत, जैसे मुझे किसी ने बोल दिया था, मैं अहीर जाति से आती हूँ जो कि एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, माँ बाप किसान है, किसी ने मुझे ऐसे लिख दिया था शुरुआती दौर में, भैंस जाके चराओ ना तुम यादव कब से पत्रकार होने लगे। मुझे इतना खराब लगा, मेरा कॉन्फिडेंस तो कम नहीं हुआ, लेकिन मुझे पिंच किया, हर्ट किया। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी ऐसे आदमी को हर्ट करने का भी मौका क्यों दूं। तो मैंने अपने आप को सेल्फ सेंसर कर लिया, क्योंकि गाहे बगाहे आपको ये बात सुनने को मिल जाती है, पीपल वांट यू टू सेंड बैक टू योर प्लेस, कि आपका वो जगह दिखा, मतलब लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ, कि आपके काम आपके बारे में बोल दे कि आपकी क्या इंटेग्रिटी है, आप क्या हैं आप। तो मैंने 3 साल में ये रूल अपनाया है कि मैं अपने काम को बोलने दूंगी, खुद कम बोलूंगी। 2020 का जब ये रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला था, और जब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने हमारा वीडियो लगाया कि आपको कोरोना की रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, तो मैंने बताया था इंडिया में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं, जो जिस तरह से बनाई गई हैं, वो आदमियों को ध्यान में रख के बनाई गई है।
सबसे बड़ा चैलेंज ये था एज अ रिपोर्टर, हमने भी वो सारी चीज़ें फेस की। टॉयलेट्स नहीं थे, हमें पीरियड्स के दौरान पैड करने के लिए कोई वॉशरूम नहीं मिला। हमने अंधेरी रात में हाईवे के बगल बगल में हमने जो है वॉशरूम अंधेरे में हम गए, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है मल्टीप्लाई हो गए जो यूजुअल डेज में हमारी होती है। कमेंट में किसी ने लिखा कि अच्छा महिला पत्रकार को वॉशरूम कितनी बड़ी चिंता है। अरे मुझे चिंता नहीं है, ये भारत की हर महिला को है। जो कोई 30 किलोमीटर काम करने जाती है महिला, रोडवेज पकड़ के, सरकारी बस पकड़ के, उसको भी वो समस्या फेस करनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं रिपोर्टिंग में। आई फील प्रिविलेज्ड टू बी हियर। बहुत एक गर्व की बात भी है। हम आपकी जर्नी में बहुत प्राइड फील करते हैं एज अ वुमन जर्नलिस्ट, और आपकी जर्नी और पूरी टीम की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। सो थैंक यू सो मच।